हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का स्पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल वाली क्लास में दरअसल हम सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता को समझा था और आइए डे 4 में इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला सवाल आप सबको यहां पर दे के रखा है कि WPL 2024 में दिल्ली कैपिटल टीम की कप्तान कौन रही, यह प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है। तो आप सभी को यहां पर याद होना चाहिए कि इसका ये यहां पर इसकी कप्तान कौन रही थी। तो जवाब होगा यहां पर मेन लेनिन। कौन रहा दोस्तों? मेन लेनिन रही, इतना याद होना चाहिए। यदि हम लोग बात यहां पर होगी WPL 2023 का विजेता कौन रहा, 2023 का विजेता कौन रहा, जवाब होगा दोस्तों मुंबई यहां पे विजेता रही। और यहीं पर यदि प्रश्न बना कि WPL 2024 का विजेता कौन रहा, ये विजेता कौन रहा, जवाब होगा RCB। कौन रहा दोस्तों? RCB। और यहीं पर RCB ने फाइनल मैच में किस टीम को हराया था, जवाब होगा दोस्तों यहां पर DC टीम को हराया। यहां पर दरअसल बात यह होगा कि 2024 का यहां पर ये संस्करण हुआ और यही संस्करण में कुल टीमों ने यहां पर टोटल टीमों ने कितने टीमों ने यहां पर भाग लिया था, तो जवाब होगा 8। यहां पर 5 टीमों ने यहां पर भाग लिया था। और यदि प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि 2024 का WPL का जो संस्करण हुआ था, इसमें फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे, मैन ऑफ द मैच कौन रहे, यदि यह प्रश्न यदि पूछ लिया गया तो सोफी मोली। दोस्तों क्या जवाब होगा? सोफी मोली विजेता रही। और यहां पर यदि यह प्रश्न पूछा गया कि 2024 में WPL में मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कौन रहा, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कौन रहा, यदि यह प्रश्न यदि पूछ लिया गया तो क्या जवाब होगा? आप सभी को यहां पर आना चाहिए। तो दोस्तों कौन रहा? दीप्ति शर्मा। कौन रहा? दीप्ति शर्मा रहा। ये दीप्ति शर्मा रही, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहां पर एक पर्पल के विजेता रहा, पर्पल के की विजेता कौन रही, तो जवाब होगा श्रेया का पाटिल। कौन रही दोस्तों? श्रेया का पाटिल, यहां पर याद होना चाहिए। और यदि प्रश्न पूछ लेगा ऑरेंज के विजेता कौन रहा, ऑरेंज के विजेता कौन रहा, तो जवाब होगा यहां पर एली। कौन रहा? एली। इतना आप सबको यहां पर याद होना चाहिए 2024 के WPL में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है जो एक कुशल ये नर्तकी है। आप लोगों को यह प्रश्न दे के रखा है, यानी यह किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। पहला ऑप्शन दे के रखा है कथकली, सेकंड ऑप्शन यहां पर दे के रखा है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या सत्रिया। दोस्तों प्रश्न यह है सुधा चंद्रन किस क्लासिकल डांस से यहां पर संबंधित है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा दोस्तों भरतनाट्यम। क्या होगा दोस्तों? भरतनाट्यम। यदि भरतनाट्यम से यहां पर प्रश्न बनेगा, भरतनाट्यम से यदि यहां पर प्रश्न बनेगा कि और कौन कौन यहां पर फेमस है, तो पहली तो महिला यहां पर सुधा चंद्रन हुई। सुधा चंद्रन आप सभी को यहां पर याद होना चाहिए। यहां पर लीला सैमसन का आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में हेमा मालिनी के बारे में याद होना चाहिए। और इसके बाद रुक्मणी देवी। कौन रही दोस्तों? रुक्मणी यहां पर देवी दरअसल प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है। यहां पर यदि यह प्रश्न पूछा प्रसिद्ध कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से कौन कौन संबंधित है, तो पहला यहां पर जवाब देना दरअसल शोभा नायडू। कौन रहा? शोभा नायडू आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में राधा रेड्डी। कौन रहा दोस्तों? राधा रेड्डी। और फिर यहां पर एक महिला का नाम याद रखना पड़ेगा, अपर्णा सतीसन। कौन रहा? अपर्णा सतीसन आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। कौन से क्लासिकल डांस में? दरअसल इसी कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस में आप लोगों को शोभा नायडू, राधा रेड्डी और यहां पर अपर्णा सतीसन का यहां पर नाम याद होना चाहिए। मैं यहां पर बात करेंगे सत्रिया क्लासिकल डांस के बारे में, या सत्रिकल यह सत्रिया क्लासिकल डांस से कौन कौन फेमस है, तो जवाब होगा जिब्रेश्वर। कौन होगा दोस्तों? जिब्रेश्वर। और यहां पर श्री
श्रीमता शंकर का नाम आप सभी विद्यार्थियों को नाम यहां पर याद होना चाहिए। एक और फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है दोस्तों गुरु जतिन। क्या नाम होगा? गुरु जतिन। आप सबको यहां पर याद होना चाहिए। तो यह तीनों सत्रिय क्लासिकल डांस से संबंधित है। सुधा चंद्रन जी के बारे में प्रश्न किया था, तो यह किससे संबंधित हो जाएगी? भरतनाट्यम से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोगों को देख रखा है भारतीय संविधान की किस संविधान ये संशोधन द्वारा मतदान की यहाँ पर जो उम्र यहाँ पर 21 से यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई, यह प्रश्न पूछा है। और आप सभी जानते हैं इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर 61 वाला संविधान संशोधन होगा। और आप सबको ये भी याद होना चाहिए कि 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 100वां संविधान ये संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के विवाद को सोल्व किया गया। बांग्लादेश के विवाद को 101 बार यहां पर संविधान संशोधन होता है। इसके तहत हम लोगों ने जीएसटी को भारत में लागू किया था। जीएसटी, और आप सभी जानते हैं 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है। इतना आप सबको याद होना चाहिए। 102 संविधान संशोधन के तहत किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा यहाँ पर आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दिया। और कौन से आर्टिकल के में दिया है दोस्तों? तो आर्टिकल 33 यहां पर 8 का बी क्लॉज में हम लोगों ने इसको भाग दिया है। 103 संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ है दोस्तों? आप लोगों को याद होना चाहिए। तो EWS के वर्ग के लोगों को 10% हम लोगों ने आरक्षण देने का यहाँ पर प्रावधान किया है। यहीं पर 104 संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और वहीं विधानसभा में यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 10% यहाँ पर आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को देख रखा है तीसरे, ये यहाँ पर कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1760 में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। कौन सा वो युद्ध हुआ था जिसमें पूर्णतः फ्रांसीसी वर्चस्व भारत से समाप्त हो गया था? तो जवाब होगा दोस्तों बैटल ऑफ वांडीवास। और यही बैटल ऑफ वांडीवास हम लोगों को 1759 और 60 के मध्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को देख रखा है यहाँ पर जिस समय 1761 में पानीपत का तीसरा बैटल हुआ था उसमें मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपको जो यहाँ पर बताना है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। और दो लोगों के बीच में हुआ था, शाह यहाँ पर अब्दाली और प्रमुख रूप से मराठों के बीच में यहाँ पर इनकी हार हुई थी और शाह अब्दाली यहाँ पर जीता। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? यह आप लोगों से पूछा है कि दिल्ली का शासक कौन था। तो जवाब हो जाएगा शाह यहाँ पर आलम द्वितीय। कौन शासक हुआ करता था? शाह यहाँ पर आलम द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में यहाँ पर अपने सभी ग्रंथ उसके द्वारा लिखे गए? कौन सी भाषा का उसने प्रयोग किया था? पहला तुर्की, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है फारसी, उर्दू या अरबी। किस भाषा का उसके द्वारा प्रयोग किया गया था? यहाँ पर एक राइटर के बारे में पूछा है, अल बरूनी। कौन सा राइटर पूछा है? अल बरूनी। और यहाँ पर यह व्यक्ति किस भाषा का ज्ञानी माना गया? किस भाषा का ज्ञानी था? किस भाषा में इसने अपने यहाँ पर पुस्तकों को लिखा? तो जवाब होगा फारसी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल राइट यहाँ पर आंसर होना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंगाल में यहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री को 1661 में किस रिवर के तट पर स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन देके रखा है हुगली, इसके बाद का ऑप्शन यहाँ पर देके रखा है यमुना या गंगा या सोन। क्या इस सवाल का राइट आंसर होगा? आप सबको बताना है। और आप सभी जानते हैं कि 1651 में जो यहाँ पर ब्रिटिश फैक्ट्री जो यहाँ पर ओपन हुई थी बंगाल वाले क्षेत्र में, वो दरअसल हुगली रिवर के तट पर हुआ था। कहां पर हुआ? हुगली रिवर के तट पर इन लोगों ने यहाँ पर स्थापित की थी
आप सबको यह याद होना चाहिए। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को देख कर रखा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। यह प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा है और आपको बताना है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यहाँ पर आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है। चलिए जल्दी से बताइए यह किस वर्ष स्थापना की गई है। और आप सभी जानते होंगे कि इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2007। यहां पर सवाल भी यही है कि राष्ट्रीय बाल यहां पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दरअसल 2007 में हुई। इतना आप सबको यहां पर याद होना चाहिए। यहीं पर यदि प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना यहां पर पूछ लेगा, यदि आयोग की स्थापना कब हुआ तो जवाब होगा 1993 में। आप सबको यह भी यहां पर याद होना चाहिए। वहीं पर यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में यदि पूछेगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय महिला आयोग की यहां पर आयोग की स्थापना कब होती है, यह यदि आप लोगों से पूछेगा तो 1992 में यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। वहीं पर राष्ट्रीय पिछड़ा यहां पर आयोग की स्थापना कब हुआ, यदि यह प्रश्न पूछेगा तो जवाब होगा 2018 में। दरअसल यहां पर ओबीसी एक आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को देख रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासी आए। 2001 की जनगणना के अनुसार आप लोगों से प्रश्न किया है और आप सभी जानते हैं सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र। और आप सभी जानते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार पहले यहाँ पे नंबर पे महाराष्ट्र में आए हैं। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर होगा दोस्तों दिल्ली की बात होगी, और तीसरे नंबर पर हम लोगों को दिखाई पड़ेगा गुजरात। कौन सा राज्य होगा? जो गुजरात। और चौथे नंबर पर पड़ेगा पश्चिम बंगाल। कौन सा पड़ेगा? तो आप सभी को यह याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को देके रखा है मनरेगा के अंतर्गत कार्य जो करने वाले मजदूरों को सैद्धांतिक प्रावधान के लिए किस यहाँ पर आर्टिकल में वर्णित है, यानी अनुच्छेद में यहाँ पर वर्णित है। तो जवाब, और इस सवाल का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी जानते हैं सवाल का राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्टिकल नंबर 43 में दरअसल न्यूनतम मजदूरी की बात कही गई है। न्यूनतम मजदूरी की यहाँ पर बात की गई है। इतना अब सबको यहाँ पर दरअसल आना चाहिए। हमारे पास में यहाँ पर एक आर्टिकल 48 देख के रखा है। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि वैज्ञानिक और दरअसल पशुपालन के बारे में राज्य प्रयास करेगा। पशुपालन के बारे में हमारे पास में प्रावधान दे के रखे हैं। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहीं पर आर्टिकल 47 की बात होगी तो आर्टिकल 47 में पोषण स्तर सुधारने का प्रयास राज्य के द्वारा दरअसल किया जाएगा। यह आर्टिकल क्रमांक 47 में हम लोगों को वर्णित है। सवाल यही था, ये मनरेगा, तो राइट आंसर होगा यहां पर आर्टिकल नंबर 43। सवाल पूछा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता या किस शासक के द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक महमूद गवन, और यहाँ पर अगला यहाँ पर ऑप्शन दे के रखा है यहाँ पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या डी ऑप्शन दरअसल मोहम्मद शाह। किसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बहमनी साम्राज्य हुआ करता था, और यहीं पर बहमनी साम्राज्य और वहीं पर दरअसल विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था, और यही साम्राज्य के बीच में यहाँ पर हमारे पास में दरअसल
रायचूर दोआब का यहाँ पर विवाद हुआ करता था। परंतु इस प्रश्न का जो जवाब होगा हसन गंगू हसन बहन शाह के द्वारा यहाँ पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। यहाँ पर फिर से यदि हम लोग बात करेंगे कि ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गया, स्थापना तो जो जवाब होगा कि हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का के द्वारा यह स्थापना किया गया। तो जवाब यदि यह प्रश्न यहाँ पर किया जाएगा कि इस नदी के तट पे किया गया तो जवाब होगा तुंगभद्रा। क्या होगा, तुंगभद्रा रिवर के तट पर किया गया। और वहीं पर यदि कितने वंश आए तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो पहला वंश हम लोगों को देखने को मिला वो था संगम वंश। कौन सा वंश था, संगम वंश। जो दूसरा वंश देखने को मिला वो सालू वंश देखने को मिला। और जो तीसरा वंश देखने को मिला वो था तालु वंश। और यहाँ पर जो चौथा वंश हम लोगों को देखने को मिला अराविडु वंश। कौन सा वंश देखने को मिला, अराविडु वंश। आप सबको इसके बारे में याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को दरअसल दे के रखा है बोर्ड पर भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव 1992 के जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर भाग लेने का मौका दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल क्रमांक 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है। क्या होना है, निर्वाचन होना है। और आप सभी जानते हैं उसी निर्वाचन पूरी प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। तो यहाँ पर दरअसल जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और वहीं पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और वहीं पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये जो लोग निर्वाचित होते हैं वही यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या फिर कि संविधान में 70 वाला संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ था 1992 में। और इसके तहत दरअसल अब से दिल्ली और पुदुचेरी को भी अब यहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार दे दिया गया। तो जवाब होगा दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी, यानी दिल्ली और पांडिचेरी। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हम लोगों को दे के रखा है मेट्टूर बांध। कौन सा बांध दोस्तों, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस रिवर के तट पर है, किस नदी के तट पर पड़ता है। पहला ऑप्शन देखा है वेगाई, सेकंड ऑप्शन दे के रखा है कावेरी, फिर थर्ड ऑप्शन है पेरियार या कृष्णा। कौन सी नदी के तट पर यह पड़ेगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध, और यही मेट्टूर बांध कौन सी रिवर पर है दोस्तों, तो जवाब होगा कावेरी। दोस्तों क्या जवाब होगा, कावेरी रिवर। आप सबको यहां पर याद होना चाहिए। यदि मैं बात करूंगा पहले सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कावेरी। यहां पर बात करूंगा कोयना बांध कौन सी रिवर पर है, कोयना बांध कौन सी रिवर पर पड़ेगा, तो जवाब होगा कोयना नदी। क्या जवाब होगा, कोयना नदी। और किस राज्य में स्थित है, तो जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। यहां पर एक मेथन बांध के बारे में याद होना चाहिए कि मेथन बांध किस रिवर के तट, किस रिवर पड़ेगा, जवाब होगा बराकर रिवर। कौन सी रिवर, बराकर रिवर। और ये बराकर रिवर किस राज्य में पड़ती है, जवाब होगा झारखंड। कहां पर होगा, झारखंड में पड़ेगी। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहाँ पर दरअसल एक तेलई बांध पड़ता है। कौन सा बांध, तेलई बांध। और यह तेलई बांध कौन सी रिवर पर है, जवाब होगा यह भी बराकर रिवर पर है। और बराकर रिवर दोस्तों कहां पर है, झारखंड में। तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों झारखंड। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। और यहीं पर एक अलमाटी बांध याद होना चाहिए कि अलमाटी बांध किस रिवर पड़ता है, अलमाटी बांध। यहाँ पर अलमाटी बांध के बारे में आप सबको याद होना चाहिए किस रिवर के ऊपर है दोस्तों, तो जवाब होगा कृष्णा नदी। क्या होगा दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर, कृष्णा। सवाल पूछा था कि यहाँ पर मेट्टूर बांध किस रिवर पर पड़ेगा, तो जवाब होगा कावेरी रिवर। यहाँ पर वेगाई रिवर दे के रखा है, वेगाई। तो यह यहाँ पर वेगाई एक बांध भी पड़ता है। और यह वेगाई बांध कहां पर पड़ेगा, तो जवाब होगा दोस्तों
तमिलनाडु। कहां पर पड़ेगा? तमिलनाडु। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को अगला प्रश्न दे के रखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष यहाँ पर दिनों का रोजगार आश्वासन देता है। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब आएगी दोस्तों भारत में? 2005 में इसको संसद के द्वारा पास किया गया। वहीं यह जो योजना थी यह पहले नरेगा नाम से जानी जाती थी, और नरेगा यह 2006 में लागू हुई थी, और वहीं पर नरेगा के बाद इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, और मनरेगा दरअसल 2009 में इसका नाम किया गया। तो ये इतने दिनों का रोजगार सृजन के बारे में यह दरअसल योजना बात करती है। तो जवाब होगा 100 दिन, यानी 100 डेज का यह दरअसल यहाँ पर रोजगार प्रदान करती हैं। तो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन यानी 100 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को दे के रखा है राष्ट्रीय सुंदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है, आपको बताना है यह कहां पर स्थित है। चलिए बताइए यह कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। कहां पर स्थित होगा ये? तो जवाब होगा दोस्तों यह होगा दरअसल हैदराबाद में। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर हैदराबाद होना चाहिए, इतना आप सबको यहाँ पर याद होगा। यदि मैं बात करूंगा कि राष्ट्रीय जूट प्रौद्योगिक केंद्र कहां पर है? तो जवाब होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल। इतना आप सबको याद होना चाहिए, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहीं पर राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वन यहाँ पर अनुसंधान केंद्र के बारे में, वन अनुसंधान के बारे में प्रश्न यहाँ पे आएगा। तो जवाब होगा देहरादून। क्या होगा दोस्तों? जवाब होगा देहरादून। वहीं पर राष्ट्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम यहाँ पर अनुसंधान रिसर्च सेंटर के बारे में यदि प्रश्न पूछेगा तो जब भी जवाब होगा दोस्तों देहरादून। क्या जवाब होगा? देहरादून। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। वहीं पर राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क यहाँ पर केंद्र के बारे में बात होगा, यह कहां पर होगा? तो जवाब होगा गुड़गांव। क्या होगा जवाब इसका? गुड़गांव। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1926 में किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइए। किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन आप सभी को दे के रखा है NG रंगा, स्वामी हजनानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, अल्लूरी सीताराम। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा भारतीय यहाँ पर किसान सभा की स्थापना किया गया, सभा की 1936 में। और यदि बात करेगा कि इसकी पहली बैठक कहां पर हुई थी, इसकी पहली बैठक कहां पर हुई? तो जवाब होगा दरअसल लखनऊ में। कहां पर हुई थी? लखनऊ में। इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम सभी को यहाँ पर दे के रखा है कथक गुरु शोभना नारायण को 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? कथक नृत्यांगना यहां पर है, और कथक गुरु नृत्यांगना शोभना नारायण देख रखा है, इन्हें 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? और पहला ऑप्शन आप सभी के सामने देख रखा है नृत्य शिरोमणि, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कथक गुरु शोभना नारायण के बारे में हमसे प्रश्न पूछा है। शोभना नारायण को यह पुरस्कार कब मिला था? तो आप सभी जानते हैं कि इन्हें 1992 में दरअसल पद्मश्री दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, आप सबको याद होना चाहिए। वहीं पर दरअसल बिरजू महाराज, आप सभी जानते हैं बिरजू महाराज को, और बिरजू महाराज संबंधित यह प्रश्न पूछ लेगा कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया?
यहाँ पर, तो उन्हें 1986 में ही दरअसल यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा चुका था। पद्म विभूषण पुरस्कार उन्हें यहाँ पर दिया जा चुका था। इतना आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को दे के रखा है यहाँ पर, कन्नड़ ग्रंथ कविराज की रचना किसने की? इस कविराज मार्ग की जो रचना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, यहाँ पर अमर घोष, अमोघ वर्ष, राजराज प्रथम या चंद्रशेखर। किसके द्वारा इस प्रसिद्ध कविराज मार्ग की एक प्रसिद्ध ग्रंथ की स्थापना की गई थी? और आप सभी जानते हैं इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। यह दरअसल अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? पहला तो प्रश्न यही पूछ लेगा, तो जवाब होगा राष्ट्रकूट वंश। यहां पर क्या होगा? राष्ट्रकूट वंश इस सवाल का राइट आंसर होगा। और कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो कवि राजमार्ग राइट आंसर होगा। कवि राजमार्ग की इनके द्वारा स्थापना किया गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हम लोगों को देख के रखा है कि याओसांग उत्सव मणिपुर में प्रसिद्ध है। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इसको? याओसांग को मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। यह कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आपको डे बताना है। और आप सभी जानते हैं कि यही मणिपुर में, जो मणिपुर है, इसी मणिपुर में यहाँ पर याओसांग फेस्टिवल, और वहीं पर यहाँ पर दरअसल चुम्फा फेस्टिवल, यह आप लोगों को याद होना चाहिए, चुम्फा। और वहीं पर लाई हरोबा मणिपुर का होगा, लाई हरोबा। ये तीनों ही प्रसिद्ध दरअसल फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं मणिपुर के। परंतु प्रश्न यह पूछा है याओसांग को कितने दिनों तक मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा, यानी 5 दिनों तक मनाते हैं। हमें यहाँ पर दरअसल, हम सबको यहाँ पर दरअसल मणिपुर के याद होना चाहिए। यहाँ पर हमें मेघालय के बारे में याद होना चाहिए, और मेघालय के जो नृत्य पड़ते हैं फेस्टिवल जो होगा वो याद होगा आप सभी को। दरअसल यहाँ पर मीमकूट, क्या होगा? मीमकूट। और चापचरकूट कहां पर होगा? यह दरअसल मिजोरम के पड़ते हैं दोनों, मिजोरम के। आपको याद होना चाहिए, मिजोरम के पढ़ेंगे ये दोनों फेस्टिवल, मीमकूट। और मीमकूट के साथ आप सबको याद होने चाहिए चापचरकूट। क्या याद होगा? चापचरकूट। यह दोनों आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यहाँ पर देख रखा है सवाल नंबर 20। आपको सही मिलान करना है कि भाला फेंक दिवस, हिंदी दिवस, सुशासन दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? और आप सभी जानते हैं कि भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला फेंका था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। यहीं पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस आप सभी जानते हैं, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो जवाब होगा दोस्तों 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस यहाँ पर जो मनाते हैं। और हिंदी दिवस कब यहाँ पर मनाया जाता है? जवाब होगा यहाँ पर 31 यहाँ पर अक्टूबर को। चलिए दोस्तों, आज के लिए क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।